हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री प्रोवाइड करता है, और ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंसेस आदि सभी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको आपके फेवरेट चैनल पर एकदम फ्री उपलब्ध कराए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए कि हम किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की आपसे बात ना तो कर रहे हैं और ना ही इन फ्यूचर करेंगे, तो किसी भी तरह का संदेह अपने मस्तिष्क में मत पालिएगा और फुल्ली फोकस्ड रहकर फ्री ऑनलाइन बेस्ट वीडियोस का लाभ लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ। अपनी पाठ्य पुस्तक, जी हाँ बिल्कुल, क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 4, स्पर्श का पाठ 4 हम आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरमन। धीरंजन मालवीय जी द्वारा रचित ये पाठ हमें ले चलेगा एक ऐसे वैज्ञानिक के जीवन परिचय की ओर, एक ऐसे वैज्ञानिक के जीवन संघर्ष की ओर जो भारतीय प्रथम वैज्ञानिक रहे, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। साथ ही साथ इन्होंने अपने बाल्यकाल से ही, या यूं कहें कि विद्यार्थी जीवन काल से ही, इनमें एक अतुलनीय, एक अनुपम कुशलता थी, एक छवि थी। ये अनोखे थे, सबसे कुछ हटके थे, तभी तो कहते हैं ना विलक्षण प्रतिभा के धनी वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन, जिन्होंने भारतीय वैज्ञानिक चेतना को एक नई दिशा प्रदान की। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा ताकि धीरंजन मालवीय जी द्वारा ये रचित पाठ हमें उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान कर सके। तो सबसे पहले हम चलते हैं लेखक जीवन परिचय की ओर। आइए मेरे साथ एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। लेखक धीरंजन मालवीय जी, सादर नमन करते हैं हम हिंदी के सभी गद्यकारों को, रचनाकारों को, साहित्यकारों को, कवियों को, सभी साहित्यकारों को हृदय से नमन और बहुत बहुत आभार, क्योंकि इन्होंने अपनी कलम के माध्यम से, अपने विचारों की कुशलता से हिंदी भाषा को समृद्धि प्रदान की। आइए, प्रस्तुत पाठ के लेखक धीरंजन मालवीय जी हैं। इनका जन्म बिहार के नालंदा जिले के कुमरावा गांव में 9 मार्च सन 1952 में हुआ था। मालवीय जी एमएससी सांख्यिकी, एमबीए और एलएलबी हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवीय जी आज भी वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनका एक जो हुनर है वो हम सबको नई वैज्ञानिक चेतना ही प्रदान करना है। आकाशवाणी और बीबीसी लंदन में कार्य करने के दौरान मालवीय रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन और प्रसारण भी करते रहे। इनकी भाषा शैली सरल और वैज्ञानिक शब्दावली लिए हुए है। लेखक मालवीय जी ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियां भी लिखी हैं, जो इनकी पुस्तक विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित की गई हैं। मालवीय जी ने, कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, और जिनका जिस क्षेत्र में रुचि होती है वो अनायास, या यूं कहें कि अपने संपूर्ण मन और समर्पण भाव के साथ उसमें लग जाते हैं, और इसका साक्षात उदाहरण है लेखक। अब सुनिए ध्यान से, ये आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है वैज्ञानिक किसके बारे में? बिल्कुल चंद्रशेखर वेंकटरमन जी के बारे में, जो भारतीय प्रथम वैज्ञानिक थे। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक होने के साथ साथ इनकी विलक्षण प्रतिभाओं के बारे में जब आप सुनेंगे तो सच में हम सब अचंभित रह जाते हैं कि अच्छा, ऐसा भी हुआ था, ऐसा हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स ऐसा हुआ था, ऐसा हो सकता है, और आप भी, जो आप अभी सुन रहे हैं ना, मुझे देख रहे हैं, वो भी क्या पता कौन कहां कहां कितनी ऊंची पदवी पर पहुंचने वाले हैं, और ना केवल अपने माता पिता, समाज, परिवार और देश में अपने संपूर्ण जगत को एकदम ख्याति प्रदान करने वाले हैं। ऐसे ही वैज्ञानिक वेंकटरमन जी, जिनके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और यहां पर फुल्ली फोकस्ड रहिएगा। देखिए, प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक, वैज्ञानिक चेतना के वाहक। वैज्ञानिक चेतना समझते हैं? एक ऐसी बुद्धि जो हमें वैज्ञान या विज्ञान की तरफ ले जाए, एक ऐसी समझ जो हमें विज्ञान या समझ या
कैसे कार्य किया जाए उसकी ओर ले जाए। कहते हैं ना, धर्म और विज्ञान में क्या अंतर है? धर्म हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो वहीं विज्ञान बताता है हमें कैसे करना चाहिए। तो धर्म और विज्ञान अलग अलग नहीं है। जो ये सोचते हैं कि अरे धर्म अलग है, विज्ञान एकदम अलग है, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा उससे भ्रमित हो रहे हैं। यदि एकदम से हम सही समझ के साथ विज्ञान को समझें और धर्म को समझें, क्योंकि धर्म कोई अंधविश्वास नहीं है जिसमें आंखें बंद करके बस भरोसा किए जा रहे हैं, वो भी हमें बुद्धिमत्ता से सोचना समझना पड़ता है। अदरवाइज धर्म और अंधविश्वास में अंतर क्या रहेगा? अब बात करते हैं कि धर्म हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, अर्थात किस तरह से अपना जीवन और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, जीवन को सही रूप से जीना चाहिए। अब विज्ञान हमें बताता है कि हमें जो भी कार्य करना है उन्हें कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करने पर हम उन कार्यों में सफलता प्रदान करते हैं। तो यही है एक बहुत बड़ी समानता और खासियत विज्ञान और धर्म की। ये है प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन, लेखक धीरंजन मालवीय जी के द्वारा रचित। इस पाठ के माध्यम से नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्षमय जीवन को चित्रित किया है लेखक धीरंजन मालवीय जी ने। पुनः मैं पढ़ती हूं, धीरंजन मालवीय जी के द्वारा ये रचित पाठ है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्षमय जीवन को चित्रित किया गया है। इस पाठ में श्री चंद्रशेखर 11 वर्ष की उम्र में मैट्रिक, सोचिए आप, महज 11 वर्ष की आयु में उन्होंने मैट्रिक पास की। 10वीं की परीक्षा 11 वर्ष की आयु में प्रथम श्रेणी में पास कर ली उन्होंने। उसके बाद विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट, भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ बीए और प्रथम श्रेणी में एमए करने के पश्चात महज 18 वर्ष की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए। इट मींस कि 18 वर्ष की आयु तक आते आते वे बीए, एमए सब कुछ कर चुके थे। विलक्षण बुद्धि के धनी, क्या बात है। तभी तो 18 वर्ष की आयु में ही उन्हें भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट के रूप में नियुक्त कर लिया गया। श्री चंद्रशेखर की प्रतिभा से इनके अध्यापक तक अभिभूत थे। गर्व होता है वैसे विद्यार्थियों पर, गर्व होता है हमें उन विद्यार्थियों पर जो नाम रोशन करते हैं, जो अपने कार्य के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से लगनशील रहते हैं, समर्पित रहते हैं। तो न केवल माता पिता बल्कि शिक्षकों को भी गर्व महसूस होता है कि धन्य हैं हम जो हमें आपके जैसे विद्यार्थी प्रदान हुए। इसी प्रकार से उनके शिक्षक और जो भी उनके अध्यापक थे वे अभिभूत थे कि हमें इतने विलक्षण प्रतिभावान विद्यार्थी का शिक्षक होने का गौरव प्राप्त हुआ। एक मेधावी छात्र से एक महान वैज्ञानिक बनने तक की रामन की संघर्षमय जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों की जानकारी यह पाठ बखूबी कराता है। तो सुनिएगा ध्यान से और समझिएगा, साथ ही साथ अपने इस विद्यार्थी जीवन काल को जीवन का प्रथम पड़ाव लेकर हमें चलना है। यदि हम इस विद्यार्थी जीवन काल में अपने आप को संभाल लेते हैं, अपने आप को सहेज कर रखते हैं, अपने आप को प्रतिभाओं से एकदम ओतप्रोत कर लेते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते जाएंगे और एक दिन सफल, सुयोग और सम्मानीय व्यक्ति बन पाएंगे। ये सही बात है। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा आपका भी जो विद्यार्थी जीवन काल है, इसमें किसी तरह की लापरवाही या किसी तरह की ऐसी संगति या विसंगति में हमें नहीं पड़ना है जिससे हम अपने माता पिता के दिए गए संस्कारों से थोड़े से विमुख हो जाएं। हम कितने भी पढ़ लिख क्यों ना जाए, हम कितने भी कहीं अपने माता पिता से किलोमीटर्स की दूरी में क्यों ना चले जाएं, परंतु दिल से दूर कभी नहीं जाना है, क्योंकि हम अपने अर्थात आप अपने माता पिता की आंखों के तारे हैं, कलेजे के टुकड़े हैं। उनसे पूछिए क्या हम जानते हैं कि किस तरह से स्वयं दुख सहकर, कहते हैं ना कि खुद रहे धूप में हमें रखा छांव में। देखा है हमने ऐसे पिता को अपने आसपास। ठीक है, तो ये जो माता पिता होते हैं वो सबसे अतुलनीय होते हैं। तो अपने माता पिता की
गरिमा को हमेशा बनाए रखना है, उनके दिए गए संस्कारों को हमेशा मन और मस्तिष्क दोनों में बसा कर रखना है। कहीं भी रहिए, सफलता प्राप्ति के बाद आप चाहे कहीं भी रहें, लेकिन अपने दिल से हमेशा उनसे जुड़े रहिएगा, उनको प्रसन्नता, उनके मुख पर मुस्कुराहट सदैव लाते रहिएगा। चलिए और देखते हैं क्या करते हैं कि प्रस्तुत पाठ के अनुसार लेखक कहते हैं कि सन 1921 की बात है। अब सुनिएगा ध्यान से, कब की बात है? सन 1921 की। ओके, एक बार जब श्री चंद्रशेखर समुद्री यात्रा पर गए थे, तब श्री चंद्रशेखर को जहाज के एक डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को देखना, प्रकृति को प्यार भरी नजरों से देखना अच्छा लगता था। जब वो समुद्री यात्रा पर गए तो वो वहां पर देखते थे, निहारते रहते थे, आराम से देखते रहते थे कि कितना सुंदर लगता है ये नीला नीला समुद्र। लगता है जैसे जहां तक दृष्टि डालो समुद्र ही समुद्र नजर आता है। प्रकृति को, चारों तरफ प्रकृति को देखना, उसके नजारों को देखना, प्रकृति के सौंदर्य को बखूबी निहारते रहना उन्हें बहुत अधिक प्रिय था। उनके अंदर एक मजबूत जिज्ञासा थी। अब देखिए, जिज्ञासा होना और मजबूत जिज्ञासा होना दोनों अलग बात है। जिज्ञासा होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी, हम किसी भी बात को या किसी भी जानकारी को सुनेंगे यहां से और यहां से निकाल देंगे। और जो जिज्ञासा है, हमें बार बार इस बात के लिए प्रेरित करती है, अच्छा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे होगा, अब क्या होगा। ये जिज्ञासा जो थी साथ ही साथ मजबूत, कि मुझे ये देखना है, इसकी तह तक जाना है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। सारी की जो भी उनके मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न होती थी, जो भी प्रश्न उत्पन्न होते थे, उसकी खोजबीन के लिए वो तह तक जाते थे। आगे लेखक कहते हैं कि यही जिज्ञासा के कारण, इसी जिज्ञासा के कारण उनके मन में प्रश्न उठा कि आखिर समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? समुद्र आखिर नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं? ऐसा क्यों कि जब भी ड्राइंग, पेंटिंग या कुछ भी की जाती है तो समुद्र का रंग नीला नीला कर दिया जाता है ना? तो श्री चंद्रशेखर उक्त सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। बस उनके मस्तिष्क में वो प्रश्न जब उठा, उसके बाद उस प्रश्न ने उन्हें चैन से नहीं बैठने दिया। अर्थात वे उसी प्रश्न का उत्तर खोजने में लग गए, जुट गए। तत्पश्चात अपने मन में उठे सवाल का जवाब ढूंढते ही वे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। और जो प्रश्न उनके मस्तिष्क में उपजा था, उस प्रश्न का जवाब जब उन्होंने ढूंढा तो वे संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए, सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। अब देखिए आगे प्रस्तुत पाठ के अनुसार श्री चंद्रशेखर का जन्म देखिए कब हुआ था? 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ। लेखक कहते हैं कि रामन मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। अब यहां बालक वेंकट रमन की बात की गई है कि शुरू से ही, बचपन से ही वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। जिस भी बारे में किसी से पूछता या कोई उसको बताता कि ये है या ऐसा, इससे ये क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो ये जो प्रश्नों की लड़ी थी, ये जो जिज्ञासा की एक भावना थी, वही उन्हें प्रथम वैज्ञानिक बनाने में सार्थक हुई। श्री चंद्रशेखर के पिता चंद्रशेखर को बचपन से ही गणित और फिजिक्स पढ़ाते थे। चूंकि पारिवारिक माहौल, अब आप यहां पर ध्यान से सुनिए कि एक बच्चे का जब जन्म होता है जिस परिवार में, आपको भी पता है और मैं बता देती हूं कि जिस परिवेश में, जिस माहौल में एक बच्चा पलता बढ़ता है, उसके मूल्य या उसका जो चरित्र है उसी तरह से विकसित होता है। समझ रहे हैं ना आप? तो उनके जो पिताजी थे वो फिजिक्स और गणित उनको शुरू से ही पढ़ाते थे, और उनका जो माहौल था घर का वो बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत ही अच्छा था। तभी तो कहते हैं कि कभी भी कोई ऐसे कार्य ना करें जिससे कि हमारे माता पिता पर क्वेश्चन मार्क लग जाए कि अच्छा ये सिखाया जाता है, ये सिखाया गया है। जबकि हर एक माता पिता अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश देते हैं और वे यही चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़े होकर उनका नाम करे, प्रसिद्ध हो जाए और सफलता प्राप्त करे। लेखक कहते हैं कि चंद्रशेखर अपने कॉलेज के समय से ही अनुसंधान के कार्यों में दिलचस्पी लेते थे। इन्वेंशंस, खोज, इन सब में वो स्टार्टिंग से ही मतलब उनकी रुचि थी। श्री चंद्रशेखर की इच्छा तो थी कि वे अपना सारा जीवन
अनुसंधान के कामों को ही समर्पित कर दें। लेकिन उन दिनों अनुसंधान के कार्य को पूरे समय के लिए के करियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि बात हो रही है 1888 के बाद वाली बात, ठीक है। उस समय ऐसा कार्य नहीं था कि वो पूर्ण रूप से उसी से अपना मतलब जीवन यापन करें या उसी में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दें। तत्पश्चात श्री चंद्रशेखर भारत सरकार के आय व्यय से संबंधित विभाग में अफसर बन गए। महज 18 वर्ष की आयु में हमने पढ़ा था ना। आगे लेखक कहते हैं कि श्री चंद्रशेखर नौकरी करते हुए भी अपने स्वभाव के अनुकूल अनुसंधान कार्यों में रुचि लेते रहे। ऐसा नहीं है कि नौकरी करने लगे तो बस उसी में डूब गए, या यूं कहें कि जब कोई भी नौकरी या जो भी हम पेशा अपना होता है उसकी तरफ जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य के प्रति लग कर वे नहीं रहे। फिर भी उन्होंने अपनी जिज्ञासाओं को शांत नहीं किया, क्योंकि वो तीव्र इच्छा थी, जिज्ञासा थी, मजबूत जिज्ञासा थी, और वे अपने अनुसंधान के कार्यों में भी लगे रहे। लेखक कहते हैं कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, एक अनूठी इंस्टीट्यूट था, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन परिश्रम और लगन के बाद खड़ा किया था। वर्षों की लगन। अब कहते हैं ना कि अरे कोई व्यक्ति देखो कितनी सफलता प्राप्त कर चुका है, कितने अच्छे से रहते हैं, क्या नाम है, क्या काम है। अब हमें सिर्फ उसकी सफलता दिखती है, संघर्ष नहीं। पीछे का संघर्ष, जब हम किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे का संघर्ष जिस दिन हम जान जाएंगे, हमें संघर्ष का महत्व, संघर्ष का मूल समझ में आ जाएगा। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कभी भी संघर्ष करने से या मेहनत करने से, परिश्रम करने से, अपना 100% देने से कभी भी पीछे नहीं हटना, क्योंकि जितना अधिक हम कार्य को समर्पित रहेंगे उतना ही हमें प्राप्त होगा। ठीक है, कहते हैं ना कि जितना हम देंगे उतना प्राप्त होगा। जो हम बीज बोते हैं वही तो फसल उगती है। यदि हम फसल कुछ और बोते हैं और उम्मीद किसी और की करें तो ये कैसे संभव है। तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है ना, तो उसके लिए हमें ऑर्डिनरी काम तो नहीं करने होंगे, काम भी हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने होंगे। तब जाकर हम कुछ नया, कुछ अनोखा कर पाते हैं, तब जाकर कुछ हमारा नाम अलग हो पाता है, तब कहीं जाकर भीड़ से अलग हमारी पहचान बन पाती है। कहते हैं ना कि भीड़ का हिस्सा तो सब होते हैं, आपको तो वो बनना है जिसके लिए भीड़ एकत्रित हो सके। उदाहरण तो सभी देते हैं, आपको वो बनना है जिसके उदाहरण दिए जा सकें। क्लियर। अब क्या था कि उन्होंने इस संस्था का उद्देश्य देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना था। सभी के मस्तिष्क में विज्ञान के प्रति, साइंस के प्रति कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान करना था कि सभी वैज्ञानिक या वैज्ञानिक चेतना से अभिभूत हो जाएं या वैज्ञानिक चेतना को प्राप्त कर सकें। वैज्ञानिक चेतना क्या है? जैसे कि हर एक बात के तथ्य तक जाना, तह तक जाना, उसके बारे में पूरी खोजबीन करना, तब जाकर, ऐसा नहीं कि किसी की भी कही बात को हमने मान लिया, अच्छा हाँ ये ऐसा था, हाँ ऐसा ही था, क्यों ऐसा था, ओके ऐसा ही था, अरे क्यों, कैसे, कब, कहां, ये सब विज्ञान है। ठीक है। चंद्रशेखर इस प्रयोगशाला से भी जुड़े रहे। लेखक कहते हैं कि उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद निकले हुए थे। मुखर्जी महोदय ने श्री चंद्रशेखर के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। श्री चंद्रशेखर के लिए यह एक कठिन निर्णय था, क्योंकि सरकारी नौकरी से एकदम रेजिग्नेशन देकर किसी एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ने का अवसर उनके पास आया था। तो उन्होंने थोड़ा सोचा, यूं ही नहीं कि ठीक है, हाँ हर एक कदम को फूंक फूंक कर रखना है, हर एक कदम को विचार करते हुए हमें आगे बढ़ाना होता है। तुरंत ही एकदम से कुछ फैसले लिए जाते हैं, कभी कभी फिर बाद में वो पछतावे का कारण हो जाते हैं। लेखक के अनुसार उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे। सरकारी नौकरी भी यूं ही नहीं थी, प्रतिष्ठित पद पर थे, उच्च पद पर आसीन थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं भी जुड़ी थी। अच्छी खासी उनकी सैलरी थी, बहुत सारी उनको सुविधाएं प्रदान की गई थी सरकार की तरफ से। तो वे कैसे उस सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर इस संस्था से जुड़ जाते, इसलिए उनके लिए यह कठिन निर्णय था। अब क्या हुआ?
श्री चंद्रशेखर ने साहसिक कदम उठाते हुए सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी ज्वाइन कर ली। सरकारी नौकरी से दिया त्याग पत्र। सरकारी नौकरी जिसे पाने के लिए इतिहास गवाह है और वर्तमान भी आप देखते हैं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए चप्पलें घिस जाती हैं, जूते घिस जाते हैं और महज सिर्फ इसके लिए दिन रात एक कर देते हैं। उन्हें अच्छी खासी मोटी तनख्वाह भी मिलती थी, बहुत सारी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही थी, लेकिन उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया, एक निर्णय लिया और सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और साथ ही साथ उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी जो उनको ऑफर की गई थी वो ज्वाइन कर ली। लेखक कहते हैं कि चंद्रशेखर की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज आसान हो गया। इससे पहले उक्त काम के लिए अवरक्त स्पेक्ट्रम विज्ञान का सहारा लिया जाता था। श्री चंद्रशेखर की खोज एवं तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक सही जानकारी देती है। जब वे कलकत्ता विश्वविद्यालय से जुड़े तो वहां पर जो भी उनके कार्य किए जाते थे वो किसी मशीन की सहायता से किए जाते थे और यह बहुत मुश्किल होते थे, परंतु वैज्ञानिक चंद्रशेखर रामन के आते ही वे सारे के सारे कार्य आसान हो गए। देखिए, विलक्षण बुद्धिमान, ऐसी प्रतिभा के धनी। लिखा है ना यहाँ पर कि सब कुछ आसान से नजर आने लगे। प्रभाव की खोज ने श्री रामन को विश्व के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की पंक्ति में प्रतिष्ठा के साथ खड़ा कर दिया। विश्व के सबसे प्रसिद्ध, दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट की श्रेणी में चंद्रशेखर वेंकट रमन भी शामिल हो गए। कहते हैं हीरे को कितना भी आप अंधकार में रखो, कितना भी छुपाओगे, उसकी चमक तो चारों तरफ बिखरी जाएगी। और इसी तरह से हुआ डॉक्टर या वैज्ञानिक चंद्रशेखर रामन के साथ। परिणाम स्वरूप श्री चंद्रशेखर को सन 1954 में देश के सबसे बड़े एवं सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत रत्न, और उन्हें ये कब प्राप्त हुआ याद रखिएगा। श्री चंद्रशेखर को सन 1954 में देश के सबसे बड़े एवं सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। समझ में आया? ये डॉक्टर चंद्रशेखर, वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन की जीवन यात्रा और किस तरह से उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन काल से अपने आप को रखा और अपनी जिज्ञासाओं को शांत नहीं किया। परिस्थिति के साथ कोई वो नहीं किया कि अरे ठीक है भाई, जो जैसा कर रहे हैं हम भी वैसा ही कर लेते हैं। उन्होंने अपनी जिज्ञासा को मजबूती के साथ बरकरार रखा और परिणाम आपके सामने है। आप सब, हम सब उस नाम से भली भांति परिचित हैं। सो प्यारे विद्यार्थियों, अपने अंदर की जो ऊर्जा है, अपने अंदर की जो एनर्जी है, या यूं कहें कि आपके मन की जो जिज्ञासा है, उनको हमेशा चौकन्ना रखिए, बरकरार रखिए। किसी भी तरह से सुप्त अवस्था में हमें नहीं जाना कि चलो ठीक है जो होगा होगा, नहीं। आप सब कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 5 सेंटेंसेस को हमेशा याद रखिए कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी एंड आई एम अ विनर एंड टुडे इज माय डे। ये जो सेंटेंसेस हैं वे हमें ऊर्जा भी प्रदान करते हैं और आत्मविश्वास भी प्रदान करते हैं, साथ ही साथ हमें आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन भी प्रदान करते हैं। इसी तरह से हर एक पाठ जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है वो आपको शिक्षा के साथ साथ दैनिक जो नैतिक मूल्य रहते हैं, मोरल वैल्यूज रहती हैं, उनसे भी ओतप्रोत रहता है। तो पढ़ने के साथ साथ, किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें जीवन मूल्यों से भी परिचय कराता है। इसी तरह से अपने मन में जिज्ञासा को बनाए रखिएगा और कोई भी, जब आप वीडियो देख रहे होंगे, किसी भी तरह का डाउट आपके मस्तिष्क में उपजता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। समझ आया? इसी तरह के हर एक पाठ को हम डिटेल में आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। ना केवल हिंदी बल्कि सभी विषय के वीडियोस कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपको एकदम फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप आपके फेवरेट चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री देख सकते हैं।
आप अपने विषय कक्षा के वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं, जैसे गणित हुआ, विज्ञान हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ। जिस भी मीडियम में आपको देखना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, तो हिंदी में आ जाएगा। मान लीजिए आपको हिंदी का वीडियो देखना है, क्लास 9th हिंदी स्पर्श, ओके, बिल्कुल टाइप कर दीजिए और साथ ही साथ प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट पर जाते ही आपको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, कैटेगराइज तरीके से, जैसे पाठ्यक्रम का देखना है, जिसमें आपको दोनों कोर्सेज की डिटेल जानकारी दी है। कोर्स ए में क्षितिज और कृतिका है, कोर्स बी में स्पर्श और संचयन पाठ्य पुस्तिका है। कितने चैप्टर्स हैं, काव्य खंड, गद्य खंड में कौन कौन से चैप्टर्स को शामिल किया गया है, कौन लेखक और कौन कौन कवि आपके कोर्स में शामिल होने वाले हैं, और जो भी शीर्षक या टाइटल दिया है उसका अर्थ क्या है, अर्थात पाठ का शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी पाठ्यक्रम के वीडियो में आपको मिल जाएगा। जब आप पाठ्यक्रम का वीडियो देखेंगे तो आपको साल भर का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो एकदम समझ में आ जाएगा और किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। अब यदि आपको देखना है पाठ का सार, क्रमानुसार सार, विषय का विवरण, एनसीईआरटी समाधान, बहुविकल्पीय प्रश्न या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनको कहते हैं, संपूर्ण वीडियो एक बार में, तो सब कुछ है, उपलब्ध है यहाँ। आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बिल्कुल सब कुछ रखा गया है। तो क्लिक कीजिए, वीडियो आपके सामने आएगा और जो भी आपको वीडियो देखना है उसको ध्यान से देखिएगा। हमेशा मैं ध्यान शब्द जरूर जोड़ती हूं, क्योंकि यूं ही देखना और ध्यान से देखना दोनों में अंतर रहता है। जब हम ध्यान से देखते हैं तो वो विषय, वो टॉपिक हमें समझ में भी आता है और यहाँ पर LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव भी हो जाता है, ताकि परीक्षाओं में भी हम लिख सकते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन काल में जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, उनका भी अनुसरण करते हैं। वीडियो पसंद आएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें और तुरंत आप सही समय पर वीडियोस का लाभ ले सकें। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, शेयर कीजिएगा ताकि आपकी तरह और भी जो होनहार, ऊर्जावान विद्यार्थी हैं, वे भी मैग्नेट ब्रेन्स ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सकें। मिलते हैं इसी पाठ के एनसीईआरटी समाधान के साथ नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।